channel. I hope you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are chemical properties of sulfuric acid and general introduction of halogen family. Let's start. Chemical properties. Number 1, acidic nature. सल्फ्यूरिक एसिड है, नाम से ही इंडिकेट है क्या होगा, एसिडिक होगा. ठीक है, कैसे H2SO4 है वो डिसोशिएट होके H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव देता है. तो यहाँ पर इसने H पॉजिटिव दिया है ना, तो ये क्या हो गया, एसिडिक. इसके बाद ये क्या करता है, एक और H दे देता है, दो हाइड्रोजन अवेलेबल है तो H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव. कंप्लीटली इस तरह से वो डिसोशिएट हो जाएगा. एक H पॉजिटिव भी दे सकता है और दोनों H पॉजिटिव भी वो दे सकता है. ठीक है, ये एक डायाबेसिक एसिड होता है. क्या है, डायाबेसिक एसिड. डायाबेसिक क्यों बोला हमने इसका, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह से होता है OH. ठीक है, तो यहाँ पर दो OH ग्रुप अवेलेबल है. ठीक है, इसकी वजह से इसको क्या बोला, डायाबेसिक. OH ग्रुप हम बेसिक से रिलेटेड करते हैं ना, बेसिक, तो इसीलिए, और देते क्या है, ये H पॉजिटिव देते हैं, तो इसकी वजह से इसको क्या बोला हमने, डायाबेसिक एसिड. क्लियर. एसिड है तो आपको पता है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, उनके साल्ट बना देगा. फॉर एग्जांपल जैसे NaOH है, बेस H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो H पॉजिटिव, एक H पॉजिटिव भी दे सकता है. अगर एक H पॉजिटिव दिया तो कौन सा साल्ट बन जाएगा, देखो कैसे डिसोशिएट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. इसमें एक पॉजिटिव और एक HSO4 नेगेटिव है ना, ऐसे टूटेगा नहीं, HSO4 नेगेटिव. क्लियर. तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो OH H पॉजिटिव के साथ जाएगा तो वाटर बन जाएगा और NaHSO4 बन जाएगा. क्या बन जाएगा, NaHSO4. ये एक साल्ट बन गया. क्या नाम है भाई इसका, सोडियम हाइड्रोसल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट, कुछ भी बोल सकते हैं. सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोसल्फेट. क्लियर. और यहाँ क्या बन गया, एक वाटर बन गया. ठीक है, इस तरह से आप कंपाउंड बना सकते हैं. तो ये बेस था, बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, साल्ट बना दिया. अगर ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर बेस प्रेजेंट है, मान लो NaOH प्लस H2SO4 में हम 2 NaOH ले लेते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देगा. सोडियम क्या करेगा, इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. वैसे भी देखो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है अलोंग द ग्रुप. जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है. इसकी वजह से ये सोडियम इस हाइड्रोजन को सल्फेट ग्रुप से रिप्लेस कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट. अब इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट. क्लियर. और वाटर निकल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर बेस पे डिपेंड करेगा, एक ही मॉलिक्यूल है सोडियम का तो एक रिप्लेस करेगा, दो है तो दोनों रिप्लेस कर देंगे. क्लियर. तो इस तरह एसिड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, सॉरी बेस के साथ एसिड रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है. ठीक है, इसी तरह मेटल्स के साथ जैसे जिंक है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा, जिंक सल्फेट. ठीक है, और क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस. तो आपको वैसे भी पता है कि मेटल में अगर हम एसिड डालते हैं तो हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो ये मेटल था, इसमें हमने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसमें आपने 11th में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी क्या हुआ. क्लियर. तो ये हो गया रिएक्शन विद मेटल. मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, उनके सल्फेट बना रहा है. इसका नाम क्या होगा, जिंक सल्फेट. नाम जरूर लिखना है. रिएक्शन में आप यहाँ पर इतना लिख के छोड़ दो, रिएक्शन विद मेटल. आगे इसकी स्टेटमेंट कुछ मत लिखो, लेकिन ये जो रिएक्शन लिख दिया आपने उनमें हर एक के कंपाउंड के नाम लिख दो उसके नीचे. इट इज इनफ. क्लियर. उसमें आप कोई कंडीशंस हो तो वो कंडीशंस भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो किसी भी मेटल के साथ वो रिएक्ट करके उनके क्या बना सकते हैं, सल्फेट बना सकते हैं. नाउ सेकेंड है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन रिएक्शन. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर.
जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, वाटर को रिमूव कर देता है किसी भी चीज से, स्किन पे गिर जाएगा उसे बर्न कर देता है ना, तो डिहाइड्रेटिंग है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम शुगर होता है C12H22O11 शुगर है, उससे जब हम शुगर चारकोल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर इसमें हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, H2SO4 ऐड कर दिया, तो इसमें से सारा वाटर जो है रिमूव कर देता है और सिर्फ क्या बच जाता है, कार्बन, यानी कि चारकोल बन जाता है। 12 कार्बन है, ये निकल जाएंगे, ये बन जाएगा, और यहाँ पर 11 जो है आपके वाटर बन जाएगी मॉलिक्यूल, 11H2O, ये क्या है, शुगर चारकोल, ठीक है, शुगर का चारकोल बन जाता है। तो ये देखो वाटर निकाल दिया इसमें पूरे कंप्लीटली। और भी है जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH, क्या होता है ये, ऑक्सैलिक एसिड, इसमें अगर हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो इसमें से भी वाटर रिमूव कर देगा। तो H2O देखो कैसे, इसमें से अगर मॉलिक्यूल्स ज्यादा, ये H2 लगेगा और यहां से भी H2 चले जाएंगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन इस OH को ले जाएगा, एक इस OH को ले जाएगा, ये जो है एक इस OH को ले जाएगा और एक OH इसको ले जाएगा, CO बच जाएगा, फिर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन गए और वाटर निकल गया, ठीक है, 2H2O बन जाते हैं। तो ऑक्सैलिक एसिड में भी क्या कर दिया उसने, डिहाइड्रेशन, उसका वाटर रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। और भी है जैसे कि अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन, अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल लेते हैं हम, CH3CH2OH, क्या है ये, इथेनॉल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, है ना। तो इसमें हमने कंसंट्रेटेड क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो वाटर रिमूव कर देगा, जहां भी OH अवेलेबल होगा वहां से उस OH को रिमूव करना ही है उसने। तो ये देखो, ये यहां से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 यहाँ पे एक OH, एक इसका OH, ये OH और एक ये H, मतलब जिस पे OH ग्रुप होगा उससे नेक्स्ट जो है कार्बन का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक में केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक में हम डिटेल में करेंगे अल्कोहल वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो OH यहाँ से और H यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो इथीन बन गया, CH2 डबल बॉन्ड H2, इथीन बन गया और क्या रिमूव हो गया, वाटर। तो अल्कोहल का भी डिहाइड्रेशन हो गया, क्लियर। तो इसी तरह जैसे कि जो हाइड्रेटिंग साल्ट होते हैं उनके अंदर से भी वाटर को रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल क्यूप्रस सल्फेट 0.7H2O, हाइड्रेटेड साल्ट है ये, क्या है ये, हाइड्रेटेड, डॉट का मतलब 7H2O लिखा है, वाटर उसके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, उसके साथ अटैच है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि नमक में सीलन आ जाती है, लेकिन उसको धूप में सुखाएंगे तो कम्प्लीटली वो रिमूव भी हो जाता है। उसी तरह ये नमी आ गई है उसमें, ठीक है, बॉन्ड कोई नहीं बनता। जैसे कि ये डस्टर है, ये कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का, बस इसके पास आके अटैच हो गया, बॉन्ड नहीं बनाया, इजीली हम उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात है, कॉपर सल्फेट है, उसको अगर हम यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है, प्लस 7H2O, डिहाइड्रेटिंग साल्ट बन गया, ठीक है, डिहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्लियर। तो इस तरह से ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा जो गैसेस हैं उनको ड्राई करने के लिए भी ये यूज किया जाता है, जैसे कि वो गैसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट ना करें, तो उसको क्या किया जाता है, गैसेस को पास किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से, तो उसमें वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो भी पानी वगैरह होंगे या वाटर वेपर्स होंगे, कुछ भी होगा, तो वो रिमूव हो जाता है, वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वो गैसेस ड्राई की जाती हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्लियर। जैसे कि नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो गई, ये ऐसी गैसेस हैं जो कि रिएक्ट नहीं करती हैं
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो उनको डिहाइड्रेटेड करने के लिए क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। क्यों होता है भाई, क्योंकि देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाता है, वाटर निकाल देगा, एक सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा और नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर जाता है। और आपको पता है जो भी नेसेंट ऑक्सीजन इस तरह से अवेलेबल होगी वो दूसरे का क्या करेगा, उस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा उसको, यानी कि उसका क्या करेगा, वो ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, जैसे कि कॉपर है, उसकी रिएक्शन करवा देंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा भाई, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है। और CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है। उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाते हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर लें, ठीक है, तो इस तरह से अब देखो यहाँ कॉपर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है। अब यहां से यहां जाएंगे तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है ना, क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है तो ये 2 पॉजिटिव रहेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। तो इसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। इस तरह से ये सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेट अपीयर होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड है, उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, तो बताओ भाई क्या बनेगा, ये 2 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, है ना। तो बेरियम 2 पॉजिटिव है, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, BaSO4। ठीक है। ये 2 नेगेटिव होता है ना इस पे, BaSO4, और क्या बन जाएगा, HCl। HCl कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। बैलेंस होगी। तो ये जो बेरियम सल्फेट है इसके व्हाइट पीपीटी आते हैं, प्रेसिपिटेट, ये वाटर में इंसोल्युबल होता है। वैसे भी हमने जब एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 11th में, तो आपने देखा होगा अलोंग द ग्रुप जब हम जाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल में, तो उनमें क्या है, सोल्युबिलिटी जो है उनके सल्फेट की जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है ना। तो इस तरह से ये व्हाइट पीपीटी बन जाते हैं बेरियम सल्फेट के। इसके अलावा भी आपका जो है ये और रिएक्शंस कर सकता है, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड है उनके साथ कर सकता है, कैल्शियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा भी, कैल्शियम और यहाँ पर सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा प्लस HCl। ठीक है। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करते हैं। उसके अलावा भी जैसे कि बेंजीन वगैरह के साथ रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उनके ऊपर सल्फेट ग्रुप जो है उनको अटैच कर देते हैं। जैसे कि बेंजीन रिंग में ये रिएक्शन आप सारी कर चुके हैं। 11th में हमारा जो है 11th चैप्टर आता है बेंजीन वाला जो है, उसके अंदर आती है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो HSO4 पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव, इस H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, इस फॉर्म में जो है बेंजीन पे ये क्या है अटैच हो जाता है। ठीक है। बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप अटैच करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसके यूजेस आप कर लेंगे। ठीक है। इसको किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पर ये यूज किया जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अवेलेबल होते हैं, हम लेबोरेटरी में रखते हैं जिसमें। ठीक है। और आपने देखा कितने सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम यूज कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो लेबोरेटरी में बहुत यूजफुल है कंसंट्रेटेड या जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। तो यूजेस हो गए हैं। इसके बाद
आ जाता है हेलोजेंस फैमिली। हेलोजन फैमिली, हेलोजेंस क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये हेलोजन है फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, एटॉमिक नंबर कैसे निकाल लेंगे? इसका 9 होता है, उसके बाद आपने क्या ऐड करना है इसमें +8, फिर +18, +18 और +32। इसमें 8 ऐड करेंगे, 9 में 8 ऐड करो, कितने आ गए? 17। इसका 17 एटॉमिक, इसमें 18 ऐड करोगे ब्रोमीन का, आयोडीन का, एस्टाटीन का। इस तरह से हम इनके एटॉमिक नंबर निकाल लेते हैं। इनकी जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2NP5 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हेलोजन फैमिली की अगर हम बात करें, इनको पहले बात तो हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? हेलोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सी वाटर साल्ट है। जो सी वाटर है उसमें जो साल्ट प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है सोडियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है ना, ये प्रेजेंट होते हैं। जो सी में वीड्स होती हैं वहां पर आयोडीन के जो है कंपाउंड्स मिलते हैं। तो इस तरह से इनको क्या की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, और फ्लोरीन जो है इसको क्या बोलते हैं? सुपर हेलोजन। सुपर हेलोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, है ना, और इस ग्रुप में तो है ही। ठीक है, तो इसको सुपर हेलोजन इसलिए बोलते हैं, इसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। नाउ इसकी अकरेंस, अकरेंस कहाँ मिलेंगे भैया? देखो सी, अभी बताया मैंने, सी साल्ट मतलब सी वाटर में तो मिलते ही हैं, उसके अलावा एक आधा ही कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का जो है एक मिनरल होता है फ्लोर्स पर, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम CaF2 फ्लोराइड, CaF2 फ्लोर्स पर बोलते हैं इसको। ये एक सोर्स है जिससे हम फ्लोरीन को गेट कर सकते हैं, मिल सकता है वो हमें। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है क्लोरीन तो क्या है? सोडियम क्लोराइड है ना, साल्टी वाटर है उसमें सोडियम क्लोराइड मिलता है, और उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है सी वाटर के अंदर। ठीक है, ब्रोमीन है NaBr की फॉर्म में मिलता है, सोडियम ब्रोमाइड की, कैल्शियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड की फॉर्म में भी मिलता है। ठीक है, आयोडीन कहाँ से मिलता है? सी वीड्स से मिलता है। तो सी में जो वीड्स होते हैं ना उनके अंदर जो है आयोडीन रहता है, सॉरी, सी वीड्स में मिलता है। एक आयोडेट फॉर्म में NaIO2, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम आयोडेट। ये भी एक सोर्स है आयोडीन जिसे हमें मिलता है। उसके अलावा एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है ये हमारा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिव होने के कारण इसकी प्रॉपर्टीज हम जो है स्टडी नहीं करते हैं, जब हम बात करते हैं अलोंग द ग्रुप फ्लोरीन टू आयोडीन ही करते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी अकरेंस की हमें कहाँ पे मिलेगा। एक आधा सोर्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं उसको। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हमने देखा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होती है। तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे ना, अब तो आ गया होगा आपको। फ्लोरीन से पहले कौन सी गैस आती है? हीलियम, इनर्ट, है ना। उसके बाद ये इसका क्या है? सेकंड ग्रुप में शुरू होता है, तो 2s2 2p5। फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन में नियोन 3s2 3p5। क्लोरीन के बाद आ गया ब्रोमीन, हीलियम नियोन, फिर क्या आती है? आर्गन 4s2 4p5। आपको पता है 4s के बाद हमारी 3d अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पर 3d10 है। ठीक है, नाउ ब्रोमीन के बाद आ गया आयोडीन, हीलियम नियोन, आर्गन, और उसके बाद कौन सी गैस आती है? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में क्या आएगी? 5s2 5p5 हो जाएगी। इससे पहले क्या आ जाएगी? 4d10 हो जाएगी। ठीक है, आयोडीन एस्टाटीन की देख लेते हैं, जीनोन। ठीक है, और इससे पहले F भी आ जाती है, 4F14 और 5D10 6s2 6p5। ठीक है,
तो ये जनरल याद है तो उसके बाद इजी हो जाता है आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो ये थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो हमने देखा इसके अकरेंस कहाँ से ये मिलता है, हमें कहाँ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है और इनके जो एटॉमिक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।